गई थी, लेकिन वो आ करके उसी में रुक गए थे कि आपको फौरन अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा, आप अपने यहाँ नहीं रख पाएंगे। तो ईरान ने कहा कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल है कि हम आपको दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को लेकर के फिर डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, उन्होंने बीच में ही वार्ता खत्म करवा दी। तो अब उस दौरान ये कहा गया कि 10 घंटे की वार्ता में 14 मरतबा कॉल किया इन्होंने, आपके जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब सब कुछ फाइनल डोनाल्ड ट्रंप को करना था तो वही आ जाते। राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट के रिसर्चर की हैसियत हैं। राशिद साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है और अल्लाह ने आपको सेहतयाब कर दिया है। तो सबसे पहले ये कि क्या लग रहा है, स्विट्जरलैंड ईरानी डेलीगेशन रवाना हो गया है, लेकिन IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिलहाल बंद किया हुआ है कि जब तक लेबनान पे हमले रुकते नहीं है ये नहीं खुल सकता है, और जो भी गुजरेगा वो मेरी इजाजत से गुजरेगा। कैसे हालात देख रहे हैं? कल संडे को भी बातचीत होगी और कतर और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। राशिद साहब जी मुमताज भाई, कतर के भी जो चीफ हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं जिनेवा बातचीत के लिए। ईरान का डेलीगेशन भी आज शाम तक निकलने वाला था, मतलब इन भारतीय समय अनुसार वो भी निकलने वाला था, और अमेरिका से जेडी वेंस के भी निकलने के चांसेस थे कि जेडी वेंस भी हो सकता है वहां जाएं। बाकी फिर वही दो लोग जो पुराने हैं, जिनके ऊपर एक मरतबा ईरान ने ऑब्जेक्शन किया था कि हम जेविड कुशनर और स्टीव बिटकॉफ से कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों मरतबा हमला मेरे ऊपर हुआ इन्हीं से वार्ता करने का। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी प्रशासन में इनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है, और या फिर ये वहां पर गलत मैसेज फराहम करते हैं। जो हम लोगों के बीच में बातें होती हैं उसको वो दूसरे तरीके से वहां रखते हैं, तो इसलिए इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये बात जब उन्होंने कही थी तब इस्लामाबाद टॉक्स में जेडी वेंस आए थे कि ठीक है, आपकी नज़र में आपको उनके ऊपर डाउट है या किसी भी तरह कोई संदेह है तो हम आते हैं, हम बात करते हैं। तो वहां पर जो बात हुई थी, बात होते होते बीच बीच में जेडी वेंस या कुशनर हो, वो बार बार फोन करते थे डोनाल्ड ट्रंप को, और कई छोटे मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन वो आ करके उसी में रुक गए थे कि आपको फौरन अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा, आप अपने यहाँ नहीं रख पाएंगे। तो ईरान ने कहा कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल है कि हम आपको दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को लेकर के फिर डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, उन्होंने बीच में ही वार्ता खत्म करवा दी। तो अब उस दौरान ये कहा गया कि 10 घंटे की वार्ता में 14 मरतबा कॉल किया इन्होंने, आपके जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब सब कुछ फाइनल डोनाल्ड ट्रंप को करना था तो वही आ जाते, क्यों आपने भेजा? तो एक एक पॉइंट पे, एक एक चीज पे क्या आप एग्री हैं, क्या आप एग्री हैं, क्या आप एग्री हैं इस पे। तो इस तरह से खैर, तो इस बार जेडी वेंस फिर जाने का है उनका, शायद वो निकलने वाले होंगे या निकल गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला बीच में आ रहा है वो इजराइल का है, वो नेतन्याहू का आ रहा है। और नेतन्याहू को आज की डेट में अमेरिका विलन की नजर से देख रहा है, और अमेरिकन भी देख रहे हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिकन भी देख रहे हैं। कुछ दो चार उनके अगर सपोर्ट में होंगे, इंडिपेंडेंट या आपके कौन पार्टी है, डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक के दो चार लोग में भी हो सकते हैं उनके सपोर्ट में, लेकिन पूरा डेमोक्रेटिक अगेंस्ट है, वो चाहे उनका पॉलिटिकल भी हो। लेकिन और काफी हद तक लोग अगेंस्ट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सीनेटर भी अगेंस्ट हैं। इसका आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जब अभी वोटिंग हुई थी तो 4 लोग ऐसे थे, इंडिपेंडेंट सब डेमोक्रेटिक के सपोर्ट में थे, और इनके 4 लोग रिपब्लिकन के एमपी वो भी इनके सपोर्ट में थे। कुछ 5 एमपी रिपब्लिकन के वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए,
मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं किए वो भी चाहते थे कि ये जंग रुके, ये बिल जो है पास हो जाए और हमारी इजराइल से कोई बुराई ना हो। मतलब वो इजराइल को पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए होता है कहीं ना कहीं उसका। तो अभी वहां के न्यूज़पेपर्स ने जो अच्छा खासा फंडिंग करते हैं, इजराइल के न्यूज़पेपर्स जो अमेरिका में रिपब्लिकन को फंडिंग भी करते हैं, उन्होंने लूजर दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। दो तीन बड़े न्यूज़पेपर्स जिन्होंने लूजर्स दिखा दिया और ईरान को विनर दिखा दिया। और जिस तरीके से दोनों तरफ से वार प्रतिवार चल रहा है, जेडी वेंस वर्सेस आपका इजराइल, वो चाहे आपका नेतन्याहू तो खैर इतना नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल बैलेंस करके चल रहे हैं, यही बार बार साबित करना चाह रहे हैं कि अमेरिका के हमारे रिलेशन किसी भी हाल में कमजोर नहीं होंगे, हम लोगों की ट्यूनिंग हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जो उनके दूसरे लोग हैं वो आग उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ। जो मुंह में आ रहा है कि हम उनके गुलाम नहीं हैं, वो हमको हमारे ऊपर अपना हुक्म थोप नहीं सकते, हमारी जो मर्जी होगी हम करेंगे, हमको हमारे देश की रक्षा करने का अधिकार है, हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आज ये न्यूज आई कि कई एयरक्राफ्ट अमेरिका ने अपने वापस मंगा लिए। ये बहुत बड़ी न्यूज है मुमताज भाई। ये अभी 1 घंटा पुरानी न्यूज आई है कि अमेरिका ने अपने कई एयरक्राफ्ट इसराइल से वापस मंगाए। तो मे बी ये भी हो सकता है कि वो एयरक्राफ्ट रहे हों जो ईरान से जंग लड़ने के लिए वहां खड़े किए गए हैं, उनको वापस ले आओ। अब क्योंकि वहां पर इतने तादाद में एयरक्राफ्ट हैं जिसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि जो वहां पर रूटीन में खड़े रहते हैं उन सबको नाराजगी में मंगाया है, या जो एक्स्ट्रा वहां खड़े हुए थे ईरान से जंग की तैयारी के लिए उनको मंगाया है। इस बात के ऊपर अभी पर्दा पड़ा हुआ, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इसराइल और अमेरिका के बीच में लकीरें खींची जा रही हैं, और वो लकीर अगर वाकई में गहरी हो गई, और कल एक न्यूज और आई है कि ईरान ने कहा है कि वहां पर डेलीगेशन वापस भी आ सकता है। मतलब ईरान का डेलीगेशन जो जिनेवा गया हुआ है वो वहां बिना टॉक किए ही, टेबल टॉक के बगैर वापस आ सकता है अगर लेबनान में हालात नहीं सुधरे। कल से जबरदस्त बमबारी वो कर रहा है, जब उसने देखा कि बातचीत शुरू हो रही है, मामले को अब बिगाड़ो, और जैसे जैसे इधर मामला बिगड़ेगा वैसे वैसे अमेरिका और इसराइल के बीच में लकीरें और गहरी होती चली जाएंगी, क्योंकि वो किसी भी फेवर में नहीं है। वहां के अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वहां के ब्लॉग्स पढ़ेंगे, तो इसराइलियों ने एकदम जलील करके रखा हुआ है अमेरिका को, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये गए थे रिजीम चेंज कराने, अब उसी रिजीम के सामने ये सजदा कर रहे हैं। ये गए थे रिजीम चेंज कराने, आज उसी रिजीम को ये अप्रूवल दे रहे हैं। अमेरिका क्या था और क्या हो गया, यहाँ तक कि कुछ ब्लॉग्स में ये लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं कि जिनको थूक के चाटने का हुनर आता है। इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट निगेटिविटी फैला करके डील को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको जहां तक हमको ये लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में, इस डील के बीच में एक डील शायद और ये तय हो जाए कि लेबनान के मैटर पर अगर सीज फायर नहीं है तो इंडिया इसराइल और अमेरिका इसराइल का भी सीज फायर नहीं है, और अमेरिका इस जंग में इसराइल को किसी भी तरीके का कोई समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लेबनान को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसके ऊपर इस डील के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की साख पर एक बट्टा लगाया जा रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को और ज्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। इस डील के बाद जो रेटिंग अभी हुई है, इस डील के बाद जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के रेटिंग हुई है, वो पुरानी रेटिंग से 2% का बढ़ावा आया है। यही 2% ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को शायद और ताकत दे इसराइल के खिलाफ जाने का। ऐसा नहीं कि इसराइल के खिलाफ वहां नहीं लोग, बहुत सारे लोग खिलाफ हैं। लोग शुरू से बोल रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग तो इसराइल की है, अमेरिका क्यों लड़ रहा है। तो अगर इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के अगेंस्ट खड़े रहेंगे और वार्ताएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, हालात सुधरते चले जाएंगे, तो मुमताज भाई इसमें कोई दो राय नहीं है
कि इजराइल को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। जी मुमताज भाई। सही बात है। और इजराइल खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और जो आपने खबर दी कि वहां से जेट्स जो है वो वापस बुलाए गए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। और राशिद साहब को अभी हमने इनवाइट किया खास तौर से। और हमें तो ये जो डेलीगेशन, नहीं, एक चीज बस आखिर में बता दीजिए राशिद साहब कि अमेरिका के बारे में क्या लग रहा है कि अमेरिका सीरियस है कि नहीं है इस मामले में, और किस हद तक जा सकता है। बस एक शॉट जो है आप दे दीजिए, फिर 10:30 बजे इंशाल्लाह आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। देखिए मुमताज भाई, अमेरिका इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। जिस तरह के स्टेटमेंट जेडी वेंस ने दिए थे, उन्होंने ये कहा था कि जब ईरान इसराइल पे हमला कर रहा था, तब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम 1/3 थे जो इसराइल को बचा रहे थे, वरना इसराइल तबाह हो जाता। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ने हमेशा इसराइल की रक्षा की और हमेशा इसराइल को प्रोटेक्ट किया। और आज जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के लोग, वहाँ के कैबिनेट के लोग उनको मुखातिब करके, उनको इंडिकेट करके जो वर्ड, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा अगर अमेरिका होता तो अमेरिका कभी ऐसा नहीं करता। तो जेडी वेंस को अपनी आने वाले इलेक्शन में अपनी साख बचाना है, क्योंकि आप ये समझिए, अभी सरकार है वहाँ रिपब्लिकन की। अगर ये गवर्नमेंट एक कंटिन्यू कर पाती है अगले बार, तो जेडी वेंस जो है वो प्रेसिडेंट के दावेदार है। अगर ये जो आपका मिड टर्म इलेक्शन है, इसमें ये माइनस में आ गए, इनको उतनी सीट नहीं मिली, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है रबर स्टैम्प वाले प्रेसिडेंट हो जाएंगे। सारे डिसीजन उनको कांग्रेस की परमिशन से लेनी पड़ेगी। और जब आगे मेन इलेक्शन आएगा, उसमें रिपब्लिकन के हारने के चांसेस हो जाएंगे। अब उसके बाद आप जानते हैं कि वहां पर 2 ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है, और मैक्सिमम ऐसा होता है कि दोनों पार्टी 2-2 टर्म इलेक्शन जीतती है। तो अगर जेडी वेंस को खतरा जो नजर आ रहा है कि मिड टर्म हारने के बाद अगर हम मेन इलेक्शन हार जाते हैं, तो फिर 10 साल तक यहाँ पर हम सरकार में आएंगे नहीं। और तब तक उनकी एज भी निकल चुकी होगी, क्योंकि आज की डेट में जेडी वेंस 62 साल के आसपास हैं, 60-62 के। तो 10 साल निकल जाएगा, उसके बाद हो सकता है कोई नया दावेदार पैदा हो जाए, इससे मजबूत पैदा हो जाए। तो ये डर उनको है, और वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बनाए हुए हैं। और जब, जैसा कि आपने 2 महीना 3 महीना पहले भी सुना था कि किस बुरी तरीके से उन्होंने डांट डपट के बात किया था नेतन्याहू से, और नेतन्याहू से कहा था कि तुमने गलत मैसेज अमेरिका को दिया, तुम्हारी वजह से ये जंग बेवजह छेड़ी गई, जिसके नतायज में नुकसान सिर्फ अमेरिका के हैं, तुम्हारे नहीं हो रहे हैं, और तुमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। आज पेंटागन की रिपोर्ट आई, पेंटागन ने $80 बिलियन की डिमांड कर दी, और उन्होंने दिखा दिया कि हमारा कितना पैसा खर्चा हुआ है अमेरिकन युद्ध में। तो अमेरिकन युद्ध में पैसा खर्चा होने का मतलब यह है कि $80 बिलियन, अभी तक तो पेंटागन 25 कहता था कि $25 बिलियन मेरा खर्चा हुआ है, आज $80 बिलियन की वो डिमांड कर रहा है। $80 बिलियन की डिमांड का मतलब ये नहीं है कि इनका जंग में इतना पैसा खर्चा हुआ है। 80 बिलियन में इनके जो एसेट खर्चा हुए हैं वो है, प्लस जो लॉसेस हुए हैं अभी वो इसमें ऐड नहीं है। जितने बिल्कुल। लॉसेस हुए हैं इनके, वो इसमें ऐड नहीं हुए हैं कि एयरक्राफ्ट कितने उड़ा दिए गए, कितने एयरक्राफ्ट इनके डैमेज हैं, कितने इनके राडार डैमेज हैं, उनको दोबारा से सही करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। अरे कम से कम इनका 2 से 3 बिलियन तो यूएस जेराल्ड फोर्ड ले लेगा, 2 से 3 बिलियन जितना वो डैमेज हुआ है, 3 बिलियन से कम उसमें नहीं जाएगा। तो मुमताज बिल्कुल। भाई, अमेरिका एकदम सीरियस है, वो नहीं चाहता है कि ये जंग किसी तरीके से आगे बढ़े। वो चाहता है कि लेबनान का मैटर भी शांतिपूर्वक तरीके से हल हो जाए और नेतन्याहू कंट्रोल में आ जाए। लेकिन नेतन्याहू को बेलगाम बनाने वाला भी अमेरिका था, जेनोसाइड कराने वाला भी अमेरिका था। आज आपने जिसके मुंह में खून लगा दिया है, आज उम्मीद कर रहे हैं कि वो खून छोड़ के घास खाए, तो ऐसा हमको मुनासिब होता दिखता नहीं है। जी मुमताज भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही सूरत हाल है। तो अमेरिका संजीदा है, और मुझे लग रहा है कि ये बातचीत होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। और 10:30 बजे ये हुज्जत रजा, सैयद हुज्जत रजा साहब के साथ वो आप जो है वो और तमाम मेहमान जुड़ेंगे, और हम भी हो सकता है कि रहें।
लेकिन कंडक्ट वही करेंगे। तो फिलहाल जो है हमें दीजिए इजाज़त, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। तो ये थे एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और पूरी अपडेट इंशाअल्लाह फिर हम 10:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।